हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आ गई हूँ आपको पढ़ाने। तो पढ़ा क्या रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी। कौन सी क्लास की? 6 क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है साइंस वाली, वो पढ़ा रही हूँ। आज का जो चैप्टर है वो 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, क्या नाम है? पदार्थों का पृथक्करण। और आपको बता दूं, इसके पहले जो चैप्टर अगर हो चुके हैं, 4 चैप्टर हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और शुरू करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे चैनल पे एक ऑफ़र चल रहा है। क्या चल रहा है ऑफ़र? वो ऑफ़र ये है कि आपको सिर्फ 1 महीने तक, मतलब 30 जुलाई तक आपको हमारे चैनल को कम से कम एक दिन में कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करना है। 15 से कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे, अगर 15 से ज़्यादा करेंगे तो बढ़िया है। और 1 महीने में टोटल काउंट किया जाएगा, जिसने सबसे ज़्यादा शेयर करे होंगे, टॉप 10 लोगों के नाम होंगे। ठीक है, जिसने सबसे ज़्यादा शेयर किया होगा, ठीक है, उनको ये जो प्राइज़ हैं उनको दिए जाएंगे उनकी रैंकिंग के हिसाब से। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 5 अगस्त को घोषित होगा। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं अब हम। तो ये है हमारा चैप्टर 5वां, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है, हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्ती को द्रव से निकालना, किससे निकाला जाता है? छलनी से निकाला जाता है। उसे ही को हम क्या कहते हैं? अलग करने को हम पृथक्करण कहते हैं। तो इनका मतलब क्या है? ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में, मतलब हमारी दैनिक जो दिनचर्या चलती रहती है, उसमें क्या होता है कि हम ऐसे ही कहीं ना कहीं पर हमको देखने को मिल जाता है कि द्रव से किसी चीज़ को अलग किया जा रहा है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि चाय से हमें चाय को पत्ते अलग किया जाता है, तो किससे अलग किया जाता है? छलनी से। ठीक है, उससे अलग किया जाता है। तो उसको वो अलग करने को क्या कहते हैं? हम पृथक्करण कहते हैं। जैसे कि हम नींबू का शरबत बनाते हैं, तो हम जिसमें नींबू निचोड़ते हैं तो साथ में बीजे भी चले जाते हैं। जो उन बीज को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? छलनी का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। देखिए, इसमें ये जो आ रही है छलनी में, क्या आ रही है? चाय की पत्ती आ रही है, और जो चाय जो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, वो अलग जाएगी, इस पात्र में जाएगी। ठीक है, इस जैसे कि उन्होंने लिख दिया है, चाय की पत्तियों को चालनित्र, जैसे छलनी कहते हैं, के द्वारा पृथक करना। पृथक करना मीन्स अलग करना। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे यहाँ पे इन्होंने लिखा है, फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं, और मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जैसे कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों से बनी चीज़ों को पृथक करने के लिए हम क्या करते हैं? कपास को ओटते हैं। अगर आपने तीसरा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि क्या होता है कि फसल जब हम काटते हैं तो उसमें फसल के मतलब बीज तो हमारा होता ही होता है, साथ में हमारे भूसा भी होता है, तो उसको भी पृथक किया जाता है। और मक्खन जब हम निकालते हैं दूध या दही से, तो भी हमको क्या करना पड़ता है? मथना पड़ता है, फिर हमको उसको अलग करना पड़ता है। ठीक है, जिसे हम मंथन कहते हैं। ऐसे ही जो हमारा चैप्टर 3 है उसमें ये बताया गया था, जब कपास को ओटा जाता है तब क्या किया जाता है? उसमें बहुत सारे बीज होते हैं कपास के साथ में, उनको भी अलग किया जाता है। तो कई बार हाथ से अलग किया जाता है, कई बार उनकी, यानी कहीं कहीं उसकी मशीन भी लगी होती है। आगे हम चलते हैं, तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? देखिए, आगे इन्होंने लिखा हुआ है, कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया गया होगा। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपको मिर्च पसंद नहीं है खाने में, तो क्या करते हैं आप? सबसे पहले जो खाने में जो हमारी मिर्च पड़ी होती है, हरी मिर्च, लाल मिर्च तो पिसी अगर है तो वो तो नहीं अलग कर पाएंगे। ठीक है, अगर उसमें हरी मिर्च वगैरह कटी हुई पड़ी है तो उसको आप सबसे पहले अलग कर देंगे, फिर उसको खाएंगे। तो इसको भी हम क्या कहते हैं? पृथक करना कहते हैं। फिर कह रहे हैं, कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि जो हमको अगर आम चाहिए तो हम आम निकाल लेंगे, अगर हमको अमरूद चाहिए तो अमरूद निकाल लेंगे। तो इसको भी पृथक करना कहा जाएगा। तो कह रहे हैं, इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर
किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? तो सही बात है। हमें अलग करने के लिए कि जो हमको चाहिए वो उसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। देखो इन्होंने यहाँ पे क्या दिखाया है, इन्होंने यहाँ पे दिखाया है दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। जैसे कि ये यहाँ से इसको घुमाया जाता है, हमारा जो मक्खन जो होता है वो हल्का हो जाता है, तो वो हमारे दूध के वो हमारा जो जिसमें मंथन किया जाता है वो हमारा मट्ठा बन जाता है, मट्ठे के ऊपर हमारा दूध आ जाता है। ठीक है। अब भी यहाँ पे ये कहते हैं आगे, ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा। कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। मतलब ये कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जैसे आम और अमरूद में एक चीज़ दोनों चीज़ों को अलग करना तो बहुत सरल है, बड़ी बड़ी चीज़ों को अलग करना तो सरल है, पर अगर वही चीज़ बड़ी ना होकर बहुत छोटी हो, जैसे इन्होंने क्या कहा है, नमक और रेत की बात की है, अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो इनको पृथक करना बहुत ही अलग, हम अपने हाथ से बीन कर पृथक करें तो बहुत ही ज़्यादा असंभव है। मतलब बहुत ही आप कर ही नहीं पाएंगे, आप ऐसा सोच लो। ठीक है। तो ये जो पहली लड़की है इसका नाम पहली है, ये क्या कहती है, परंतु पहली जो है वो यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने के लिए हमें आवश्यकता क्यों होती है। अब वो सोच रही है कि ये तो पृथक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है रेत और नमक को, तो हमें क्या आवश्यकता है इनको पृथक करने की। तो आइए देखते हैं। फिर ये कहता है क्रियाकलाप 1, ये कहता है कि सारणी 5.1 के कॉलम में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 और 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 और 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम को उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। मतलब ये हमको जो सारणी दी गई है वो मिलान करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। ये कह रहे हैं हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं, तो भाई पृथक्करण प्रक्रम है चावलों से पत्थर को पृथक करना, दूसरा है मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, फिर चाय की पत्ती को पृथक करना। फिर ये सारे पहले और ये पढ़ लेते हैं। फिर इसमें लिखा है 2 भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना। यह हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। तो एक मिलान करना है कि हम इनके साथ ये जो दिए गए हैं इनके साथ कौन सा मैच करता है। ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने कहा है चावलों से पत्थरों को पृथक करना है। ठीक है। तो चावलों से अगर हम चावल में जो पत्थर पड़े होंगे तो चावल का तो हम यूज करेंगे, लेकिन जो हमको निकालना है पत्थरों को तो वो तो हमारे उनको हम यूज नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक करते हैं और पृथक्कर अवयव का हम क्या करते हैं। तो इसमें जो हम पत्थर होंगे उनको तो हम फेंक ही तो देंगे, ठोस अवयव को हम फेंक देते हैं, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं तो दोनों का उपयोग तो नहीं करते हैं। तो हम ये जो अवयव निकलते हैं, शुद्धि निकलती है, इनको हम फेंक देते हैं। ठीक है। ठोस अवयवों को अशुद्धियों को फेंक देते हैं। यहाँ पे ठोस अवयव का मतलब वो है चावल। ठीक है। लेकिन वो हमारी जो निकली वो अशुद्धि है, तो मतलब ये जो है हमारा इससे मिल गया है। और इस वाले खाने में किससे मिलेगा ये देख लेते हैं। अन्य उपयोगी अवयवों को दूर करना, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना, परंतु क्या लिखा है, 2 भिन्न परंतु अवयवों को पृथक करना। तो भिन्न परंतु अवयवों को पृथक करना। ठीक है। तो हमारा ये वाला इसके साथ होगा, अनुपयोगी है वो हमारा। ठीक है। फिर ये क्या कहते हैं, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। तो हम क्या करते हैं, ये वाला इसके साथ हो जाएगा। अब बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। ये हमारा पहला है तो पहले में ये आएगा और क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है। ये हमारा पहले के साथ मिल गया। ये हमारा दूसरा है ना, तो दूसरे में क्या है, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। तो बिंदु क्योंकि इसमें क्या करना है हमको, ये दूसरे ही हो जाएगा क्योंकि मंथन का हमको दूध भी मिलेगा साथ में मट्ठा भी मिलेगा, दोनों ही चीज़ें उपयोगी हैं। ठीक है। बस हम उनको पृथक कर रहे हैं।
और हम इनको दोनों अवयवों का हम फिर यूज भी कर लेते हैं, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। ये हमारा तीसरा है, चाय की पत्ती जो निकलती है उसका हम क्या करते हैं, चाय की पत्ती जो होती है उसमें क्या अनुपयोगी होती है, चाय की पत्ती अनुपयोगी होती है ना, तो हम उसका यूज चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। यूज हम किस में कर सकते हैं, अगर हम उसको पेड़ पौधों में जैसे मिट्टी में डाल दें, जिसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो वो खाद बन जाएगी। तो ये हमारा उस ठोस अवयव को फेंक देते हैं, ये तीसरे में हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। तो भाई हमने मिलान तो कर दिया है। फिर ये कहते हैं अब हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हम उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं जिनकी में अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। मतलब कह रहे हैं कि कभी कभी तो हम पृथक इसलिए करते हैं कि जो हम जैसे कि हमने चावल से पत्थरों को निकाला, तो पत्थर तो हमारे लिए अनुपयोगी हो गए, अशुद्धि हो गई, उनको हम फेंक देंगे। लेकिन हमने जब दूध से मक्खन निकाला, तो जो मक्खन निकला है वो भी हमारे लिए उपयोगी होगा, और मक्खन जिसमें से निकला है, ठीक है, वो भी हमारे लिए उपयोगी होगा। ठीक है, फिर अब ये क्या कह रहे हैं, पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। मतलब जैसे कि दूध और मक्खन हमने मलाई होती है, मलाई से ही तो मक्खन निकालते हैं और दूध निकालते हैं। तो उसमें देखो, जब हम उसको पानी डाल कर फेंटेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मट्ठा मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा, और मिलेगा हमको मक्खन। पर हमने फेंटा किसको था, पानी में जो हमने डाला था मलाई, मतलब कुछ था हमारे पास कुछ और मिल हमको कुछ और गया। ठीक है, फिर ये कहते हैं ये पदार्थों को 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों में से ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों अत्यधिक भिन्नता होती है। मतलब अभी कह रहे हैं कि जिनके गुणधर्मों मतलब जो चीज़ बिल्कुल अलग हैं और उनको बाद में बिल्कुल अलग मिल रही हैं, उनके भिन्नता होती है, उनमें कैसे काम करेंगे। तो इन्होंने कुछ विधियाँ दी हैं पृथक्करण की, मतलब अलग करने की विधियाँ दी हैं। देखते हैं क्या है। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इसमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। मतलब ये कई पृथक्करण की कई विधियाँ बता रहा है, जिनमें से कह रहे हो जिनमें से कुछ जो होते हैं अपने दैनिक जीवन में यूज करते ही हैं। जैसे पहली है हस्तचयन। क्या है, हस्तचयन हमारा दूसरा क्रियाकलाप है। इसमें ये कह रहे हैं दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज़ की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज़ पर एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं? ठीक है, अन्न कण पाते हैं। क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को पृथक कीजिए। मतलब क्या करना है आपको, जैसे कि चावल ही है, ठीक है, आप एक चावल का पैकेट लाए, उसको आपने किसी चीज़ पे फैलाया, तो उसमें आप देखते हैं चावल के साथ साथ उसमें भूसा भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकते हैं, टूटे चावल भी हो सकते हैं। मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अलग करनी होंगी। ठीक है, वो उसको अलग करने के लिए क्या करेंगे, आप हाथों से ही तो अलग करेंगे। इसलिए इसका नाम क्या है, हस्त पृथक्करण। क्या है, हस्त चयन या हस्त पृथक्करण। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। ऐसी स्थितियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना सुविधाजनक विधि होती है। मतलब चावल क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पत्थर वगैरह नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं। ठीक है, कभी कभी नहीं भी होते हैं, पर इन सब चीज़ों को मशीन से नहीं निकाला जाता है। क्या किया जाता है, हाथ से ही बीनकर अलग किया जाता है। फिर हमारा है थ्रेसिंग। क्या है, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं अथवा चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। ठीक है, और फिर क्या कह रहे हैं, तो थ्रेसिंग क्या होती है, इसमें कहा है कि जो खेत तो खलिहानों में जो गेहूं चावल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डंडियों में लगे होते हैं, वो जब तोड़ा जाता है डंडियों में लगे होते हैं, उनके गट्ठर बना लिए जाते हैं। ठीक है,
जब गट्ठर बन जाते हैं तो सैकड़ों में गट्ठर होते हैं, मतलब बहुत सारे गट्ठर होते हैं। जैसे कि हम आम और अमरूदों को तोड़ सकते हैं आसानी से, ठीक है, आसानी से हम तोड़ सकते हैं, पर इन गट्ठरों से हम एक एक बीज को थोड़ी ना तोड़ सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन गट्ठर जो होते हैं उनको तोड़ना, हमें उनसे बीज लेना जो होता है संभव हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, लकड़ियों से उनको पत्थर, डंडियाँ जो होती हैं उनसे पता करते हैं। तो डंडियों से कैसे पता करेंगे, जैसे कि ये हमारा गट्ठर बड़ा है, ठीक है, इन पे हम क्या करते हैं, डंडी चलाते हैं। डंडी जब चलाते हैं तो बीज जो होते हैं हमारे अलग हो जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों को अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो यह किसान है जो भूसे से अन्न को अलग कर रहा हुआ है। फिर यहाँ पे पढ़ते हैं हम आगे, सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। ये तो हमने पढ़ लिया था। तो आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। ये भी मैंने आपको बता दिया। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है, मतलब कभी कभी थ्रेशिंग जो होती है बैलों की सहायता से भी की जाती है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। मतलब जब बहुत ज़्यादा में अन्न होता है तो हम किसका यूज करते हैं, तो हम मशीनों का यूज करते हैं। फिर अगली विधि हमारी क्या है, निष्पावन। तो पहली विधि हमने क्या पढ़ी थी, हस्तचयन, दूसरी पढ़ी थी थ्रेशिंग, और तीसरी क्या है, निष्पावन। इसमें क्या होता है, सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। तो आपको क्या करना है, सूखी रेत लेनी है, लकड़ी का बुरादा लेना है और सूखी पत्तियाँ जो है उसका पाउडर लेना है। फिर दोनों सबको मिश्रित कर देना है। फिर इस मिश्रण को क्या करना है हमें, आइए यहाँ पे दिखाते हैं क्या करना है। तो ये कहते हैं इस मिश्रण को प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखना है। मतलब कि प्लेट ले लो या तो अखबार ले लो, उसके ऊपर आपको रखना है। मिश्रण को ध्यान से देखना है, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हो। मतलब जो आपने मिलाया है उसको क्या आप आसानी से अलग कर सकते हो। क्या दोनों अवयवों के कणों को के आमाप समान है, मतलब दोनों कणों के जो अवयव हैं उनका जो वो साइज है वो समान है क्या, या क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है। मतलब इतने छोटे छोटे कण हैं तो उनको आप हाथ से तो अलग नहीं कर सकते हो ना। तो इसके लिए कुछ विधि यूज की जाएगी जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है, निष्पावन। क्या रखा है, निष्पावन। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा अखबार पर रखिए। जिस प्लेट तथा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। मतलब क्या करना है आपको, ये जो मिश्रण है उसको प्लेट वगैरह में ले लिया, फिर आपको ऊंची जगह पर जाना है, ठीक है, जहाँ पे हल्की हवा आ रही हो, और उस प्लेट को हल्का सा टेढ़ा कर देना है कि वो जो मिश्रण है वो नीचे की तरफ गिरने लगे धीरे धीरे। फिर क्या होता है कि दोनों अवयव रेत तथा बुरादा जो होते हैं एक ही स्थान पर गिर जाते हैं। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर से उड़कर चला जाता है, क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई। तो भाई क्या होता है कि जो भारी अवयव होते हैं वो पास में गिर जाते हैं और जो हल्के अवयव होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं, निष्पावन कहते हैं। क्या कहते हैं, निष्पावन कहते हैं। फिर आगे ये कहते हैं कि निष्पावन का क्या कहते हैं, निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। और साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। मतलब किसान आपने अक्सर कभी देखा होगा, अगर आपने देखा होगा तो ये क्या करते हैं, ये लोग इसमें अन्न भर लेते हैं और धीरे धीरे गिराते जाते हैं। जो भूसा तो होता है हल्का, ठीक है, भूसा हल्का होता है तो वो दूर जाके गिरता है, दूर उड़ जाता है, और जो अन्न जो होता है वो हमारा भारी होता है वो पास में जाकर गिरता है। इस तरीके से हम अलग कर लेते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, निष्पावन कहते हैं। अगला जो है हमारा वो क्या है, ये देखते हैं कि इन्होंने एक और तरीका बताया है। भूसे के हल्के कण
पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी कण जो होते हैं पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं, जैसा कि अभी आपने चित्र में देखा था। फिर कहते हैं अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग करते हैं। मतलब जो भूसा हमारा इकट्ठा हो जाता है उसको हम किसी तरह भी जानवरों को खिला दो या किसी कुछ भी मतलब करके उसका यूज कर लेते हैं, नहीं तो फेंक दिया जाता है। फिर है हमारी अगली विधि चालन, जैसे कि ये दिखाया गया चालन का ही दिखाया गया चालन है। इसमें क्या कर रहे हैं कि कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य औषधियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, मतलब जब हमें आटे से रोटी बनाने की इच्छा होती है तब सबसे पहले हम क्या करते हैं, आटा जो होता है उसको चालनी से हम छानते हैं, जिससे जो मोटी भूसी होती है, मोटा आटा जो होता है वो चालनी में रह जाता है और महीन जो आटा होता है वो हमारी प्लेट या थाली में जाकर गिरता है। इसी को हम क्या कहते हैं, चालन। फिर ये कह रहे हैं इसके लिए किसका उपयोग करते हैं, चालनी का ये हमने आपको बता दिया। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए एक लड़का है वो ये बालू पड़ी हुई है उसको साफ़ कर रहा है। बालू में कई मोटे मोटे कंकड़ होते हैं, उसको ऐसे ही साफ़ किया जाता है। वो डालता जा रहा है, नीचे जो महीन वाली बालू है वो नीचे गिरती है और मोटे मोटे कंकड़ जो होते हैं वो यहाँ पे आके गिरते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इन्होंने, चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक किया जाता है। कैसे पृथक किया जाता है, चालन से पृथक किया जाता है। फिर अगला हमारा क्रियाकलाप है, कक्षा में एक चालनी जिसे हम छन्नी कहते हैं तथा थोड़ा सा आटा लाना है। फिर क्या करना है, चालन द्वारा आटे से अशुद्धि को अलग करना है। मतलब अशुद्धि का मतलब क्या है, वही जो मोटा आटा होता है, भूसी जो इसे कहा जाता है। अब चाक का पाउडर बनाइए, फिर क्या करना है तथा उसको आटे के साथ मिला देना। मतलब अब जो चौक होती है हमारी, ठीक है, उसका पाउडर बनाना है, फिर हमको आटे के साथ मिक्स कर देना है। फिर इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? भाई हमने चाक को भी पीस लिया है और आटा तो हमारा पीसा ही होता है। अब दोनों को मिला देंगे तो चालन जो चलनी है हमारी, छन्नी है जो है हमारी, उससे हम दोनों चीज़ों को पृथक नहीं कर सकते हैं। और फिर ठीक है, फिर ये कह रहे हैं चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी आयामों में अंतर होता है को पृथक करने के लिए किया जाता है। मतलब इस बात का मतलब है कि जैसे कि ये हमारा एक बर्तन है, इसमें हमारा ये आटा इकट्ठा है, इसमें हमारे कुछ मोटे मोटे कण हैं, ठीक है, जिसे हम भूसी कहते हैं, आटे का चोकर कहते हैं, वो तो हमारी चालनी में ऊपर आ जाएगा, पर जो पिसा वाला आटा है वो गिर जाएगा। अब इसलिए हमारा ये होता है। पर जब हमारा आटा भी उतना ही पतला है जितनी पतली चौक है, अगर हम छानेंगे तो दोनों साथ साथ में छन के नीचे बैठ जाएंगे, पर हमारी चालनी में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए इस चालन का प्रयोग क्यों करते हैं, जब अलग अलग साइज़ की अशुद्धियाँ हों हमारे पास, ठीक है। अब हमारा है अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। क्या है, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। सबसे पहले हमने क्या किया, आटे को निस्तापन किया, फिर हम अवसादन करेंगे, फिर निस्तारण करेंगे, फिर निस्यंदन करेंगे। लेकिन ये अलग अलग चीज़ों के लिए होता है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन द्वारा अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। मतलब कभी कभी हो जाता है, हम अवयवों को अलग नहीं कर पाते, ना हाथ से और ना ही चलनी के द्वारा, निष्पावन के द्वारा। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दाल को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे पृथक करते हैं। मतलब चावल और जो हमारे दाल वगैरह होती हैं इनमें क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि इन अशुद्धियों को हम कैसे पृथक करते हैं। प्रायः पकाने से पहले चावल और दालों को जल से धोया जाता है। मतलब जो उनमें मिट्टी वगैरह होती है तो हम क्या करते हैं, पकाने से पहले हम क्या करते हैं, जल से उसे साफ़ करते हैं। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उसमें चिपकी हुई जो अशुद्धि होती है, जैसे धूल होती है, के कण जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। आप सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, धूल या चावल। तो धूल तो हल्की होती है ना, तो धूल तो हमारी बह जाएगी और चावल जो होता है वो हमारे बर्तन में ही रह जाएगा क्योंकि वो भारी होता है। फिर कह रहे हैं क्या आपने देखा कि, तो क्या देखने की बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं। ये यहाँ पे कह रहे हैं बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके
जल को बाहर निकाल दिया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव जो होते हैं नीचे तली में बैठ जाते हैं और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवसादन। मतलब चावल को साफ करना पानी से, वो क्या कहलाता है? अवसादन कहलाता है। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल में मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। मतलब ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं इन्होंने? ध्यान से पढ़िए। ये कह रहे हैं अवसादित जो मिश्रण है, ठीक है, जिसको आपने साफ़ किया है, वो बिना हिलाए जल में को मिट्टी से उड़ेलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण। मतलब कि आपने दोनों चीज़ भर ली, ठीक है, पानी में, ठीक है, और बिना हिलाए आपने क्या किया? मिट्टी जो होगी वो नीचे बैठ जाएगी और उसको साफ जब हम कर लेंगे तो उस मतलब बिना हिलाए पानी नहीं हिलेगा, ठीक है, और मिट्टी को हटाने की प्रक्रिया जो होती है वो हमारी निस्तारण कहलाती है। आइए अब ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिनमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो अब ये बता रहे हैं हम किन किन चीज़ों द्वारा अवसादन और निस्तारण करते हैं। जैसे इसमें ये जो मिश्रण है, इसमें क्या है? मिट्टी और जल का मिश्रण। मतलब इस पानी में मिट्टी मिली हुई है, तो ये क्या करते हैं? इस गिलास को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। जब रख देंगे तो मिट्टी जो होगी वो तली में बैठ गई, फिर उन्होंने दूसरी गिलास में लेकर साफ पानी जो है निकाल दिया। इसको ही क्या कहते हैं? अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक करना, ठीक है। फिर अब आगे क्या कह रहे हैं? यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रणों को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो पृथक परतों में बट जाते हैं। इसके बाद जल जो होता है ऊपरी परत बना लेता है, उसे निस्तारण द्वारा पृथक किया जाता है। मतलब क्या होता है कि एक आपने गिलास लिया आपने, इसमें आपने पानी भी डाल दिया और इसमें आपने मिट्टी का तेल भी डाल दिया, ठीक है, मिट्टी का तेल भी डाल दिया आपने। फिर दोनों को मिक्स कर दिया। जब मिक्स कर दिया फिर कुछ 1 घंटे के लिए आपने इसको रख दिया। जब आपने रख दिया तो पानी जो होगा नीचे आ जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा और तेल की परत जो है वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है, तेल की परत जो है वो ऊपर आ जाएगी। फिर इस तेल को हम दूसरे बर्तन में निकाल सकते हैं, तो इसको ही क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। फिर ये क्या कह रहे हैं? आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियाँ पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप छलनी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु आपको चाय में कुछ पत्तियाँ अब भी मिलती हैं। मतलब अगर अब क्या होता है कि हम निस्तारण विधि द्वारा अगर हम साफ़ करते हैं, ठीक है, फिर क्या होता है कि मतलब कि हमने चाय बनाई, चाय को हमने कुछ देर रख दी, ठीक है, चाय की पत्ती जो होती है वो नीचे ही बैठ जाएगी। फिर अगर हम चाय छानेंगे फिर भी हमारी जो कप है हमारा, उसमें क्या हो जाएगी? कुछ चाय की पत्तियाँ मिलती हैं। फिर अब ये कह रहे हैं अब चाय को एक छन्नी में डालकर दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियाँ छन्नी में रह जाती है? हाँ, तो चाय की जो भी पत्तियाँ होती है वो छन्नी में ही आ जाएगी अगर हम छन्नी का यूज करते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? फिल्टर करना या निस्यंदन करना कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियाँ पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? तो निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? निस्यंदन जो विधि है वो अच्छी है, क्योंकि इसमें हम छलनी का यूज करते हैं। तो छलनी का यूज करेंगे तो कोई भी अशुद्धि जो है वो नीचे नहीं मिलेगी हमको। अगर निस्तारण का यूज करते हैं तो अगर हम असावधानी नहीं रखते हैं तो भी उसमें अशुद्धियाँ आ सकती हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो जाता है, विशेषकर बरसात के बाद, मतलब ख़राब हो जाता है। क्या होता है कि ये कह रहे हैं कि क्या होता है कि कभी कभी जो नल से भी गंदा पानी निकलने लगता है, नदी तालाब का पानी जो होता है बरसात के बाद वो गंदा हो जाता है, ये बता रहे हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? आइए अब हम देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल की मिट्टी जैसे अविलय अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं। मतलब अब जल को साफ़ करने की बात कर रहे हैं इन्होंने, जो विधियाँ बताई हैं उनसे। इसके लिए उन्होंने एक क्रियाकलाप लिया है। क्या क्रियाकलाप है? तालाब या नदी का पंकिल जल लिया इन्होंने, ठीक है, गंदा वाला पानी लिया। यदि यह ना मिल सके तो एक गिलास में जल, अगर तुमको नहीं मिलता है तालाब या नदी का पानी, तो आपको क्या करना है? गिलास में थोड़ी सी मिट्टी मिला लेनी है। फिर आधे घंटे के लिए इसे
छोड़ देना है। जल को सावधानी पूर्वक प्रेक्षण करना है और प्रेक्षणों को लिखिए। मतलब क्या हुआ, आपने जब थोड़ी देर के लिए रख दिया होगा तो मिट्टी जो है वो नीचे बैठ गई होगी। फिर क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है, तो आप देखेंगे हाँ गिलास की तली में कुछ मिट्टी जो है वो बैठ गई है, यहाँ पे कुछ मिट्टी जो है वो बैठ गई है। आप कहोगे ऐसा क्यों हुआ है, इस प्रक्रिया को आपको क्या कहेंगे, जो मिट्टी नीचे बैठ गई है ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मिट्टी के कण जो हैं थोड़े भारी होते हैं इसलिए। अब जल को बिना हिलाए गिलास का थोड़ा तिरछा कीजिए। मतलब आपको हिलाना नहीं है ज़्यादा, गिलास हल्का सा तिरछा करना है कि ताकि सारा पानी है जो वो निकल आए और मिट्टी उसमें ना आए। फिर इस गिलास को ऊपर के जल को दूसरे गिलास में ले लेना है। इस प्रक्रम को क्या कहेंगे, इस प्रक्रम को क्या कहेंगे हम निस्तारण कहेंगे। क्या कहेंगे निस्तारण कहेंगे। ठीक है, अब आपको एक और बात बताते हैं। चलो ये वो बात आपको बाद में बताएंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है, तो आप देखेंगे कि हाँ कुछ हद तक भूरे रंग का है। अब इसका निस्यंदन करना पड़ेगा तो हमको क्या करना होगा, चाय वाली छन्नी लेनी होगी या कपड़े की सहायता से, मतलब चाय वाली छन्नी लो या कपड़े की सहायता से जल को छानना पड़ेगा। फिर कपड़े के टुकड़े में बुने हुए धागों के बीच में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और कपड़े से इस छिद्रों का उपयोग करते हैं निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। मतलब कपड़े का भी उपयोग हम निस्यंदन के रूप में कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आगे आपको चित्र दिया गया है वो अभी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे कह रहे हैं यदि जल अब भी गंदा है तो औषधियों को फिल्टर पत्र में निस्यंदित कर सकते हैं। मतलब क्या करना होगा, हमको उसको छान लेना होगा जिसमें कि छोटे छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं और फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। मतलब क्या कहते हैं, ये जो इन्होंने ये है फिल्टर पत्र जो है उसको कीप की तरह बना लिया, फिर उसमें इसको रख लिया, फिर उससे पानी साफ़ कर रहे हैं तो जो पानी हमारा जो आए निकलेगा वो साफ़ पानी निकलेगा। फिर ये क्या कह रहे हैं कि ये जो फिल्टर पत्र होता है इसमें बहुत छोटे छोटे रंध्र होते हैं, मतलब छिद्र होते हैं। फिर कह रहे हैं कि इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर के पत्र के ऊपर उड़ेल देते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते, फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। मतलब जो छोटे छोटे उसमें गंदगी जो होती है वो हमारे फिल्टर पर ही रह जाती है, पानी में नहीं जा पाती है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है साधारणतया फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनके बीजों तथा ठोस कोड़ों को पृथक किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या किया जाता है, बीजों और जो फल होते हैं। फिर यहाँ पे ये कहते हैं कि साधारणतः ये जो फल जो वगैरह होते हैं, सब्जी जो वगैरह होती हैं, इनके रसों को पीने से पहले क्या करते हैं, हमको इनके जो बीज होते हैं वो अलग किए जाते हैं। जैसे कि मैंने नींबू वाला उदाहरण दिया था। फिर ये कहते हैं निस्यंदन विधि का उपयोग जो होता है घरों में पनीर बनाने में भी किया जाता है। मतलब पनीर का जो हम उसको दूध जब फाड़ते हैं तो उसको हमें छानना पड़ता है। ठीक है, उसका सारा पानी निकाल दिया जाता है, ये भी निस्यंदन विधि है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों को द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर के इस मिश्रण को पन्नी या फिल्टर की सहायता से क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ये अगली विधि हमारी कौन सी है, अगली विधि जो है वो वाष्पन की विधि है। कौन सी विधि है, वाष्पन की विधि है। तो हमने वाष्पन में क्या सीखा, हमने वाष्पन में ये सीखा, हमने पानी में नमक मिला लिया और नमक के साथ साथ उसको बिल्कुल घोल लिया। फिर उसके बाद उसको गर्म करने के लिए रख दिया। गर्म करने के बाद उसमें से जो भाप निकलती है वो किसी ठंडी प्लेट जिसके ऊपर बर्फ़ रखा है, ठीक है, उसकी भाप ठंडी प्लेट पे लग रही है। वो भाप फिर वो पानी बनके हमारे गिलास में इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो पानी हमको अलग मिल जाता है और फिर वो जो केतली में क्या बचता है, केतली में बचता है नमक। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। क्या कह रहा है, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलेय कहते हैं। यदि जल
की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा में निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि कई पदार्थ जो होते हैं वो जल में घुल जाते हैं और कई जो पदार्थ होते हैं वो जल में नहीं घुलते हैं। ठीक है, फिर क्रियाकलाप इन्होंने दिया है। क्या क्रियाकलाप दिया है इन्होंने? इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक जल की आवश्यकता होगी। मतलब क्या कह रहे हैं, इस कार्य के लिए हमको क्या आवश्यकता होगी? एक बीकर की या एक गिलास की आवश्यकता होगी, एक चम्मच और नमक और जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जो है जल हमने बीकर में डाल दिया, एक चम्मच नमक उसमें डालकर उसमें विलोड़ित कर लिया। विलोड़ित कर लिए का मतलब क्या है? विलोड़ित कर लिए का मतलब होगा कि हमने मिला लिया है। ठीक है, फिर हमने मिला लिया है। फिर कुछ ये कह रहे हैं कुछ समय कुछ चम्मच भर, फिर कह रहे हैं कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप पाते हैं कुछ अबिलेय नमक जो होता है वो बीकर में बच जाता है और तली में बैठ जाता है। तो ऐसे यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। यह जो विलयन है संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब इनके कहने का मतलब क्या है? इनके कहने का मतलब यह है कि हमने बहुत सारा नमक मिलाया, आधा नमक मतलब जितना नमक घुल सकता था वो घुल गया तो विलेय नमक कहलाया, और जो नहीं घुला उसको क्या कहा उन्होंने? अविलेय। ठीक है, अगर जो नमक घुल नहीं पाता उसको हम, या वह विलयन कौन सा कहलाता है? जिस विलयन में जो नमक घुल नहीं पाता है उस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कहते हैं ये यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहली ने रेत में क्या किया था? रेत में क्या किया था? ये देखिए आप यहाँ पे नमक को जल में ये घोल रहे हैं। ठीक है, क्या किया था? पहली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति के प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। मतलब तो कि पहली ने क्या किया होगा? पहली ने क्या किया? उसने बहुत ज़्यादा नमक मिला दिया होगा रेत वाले पानी में। ठीक है, तो कुछ नमक घुल नहीं पाया। ठीक है, तो अबिलेय जो नमक था वो रेत के साथ मिला रह गया, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो मतलब कि रेत के साथ नमक जो घुला रह गया उसको हम पुनः नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसको अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि रेत तो घुलती नहीं है और वो नमक भी नहीं घुला। ठीक है, इसलिए उसको पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता। वह अधिक मात्रा में जल में उपयोग करके हम समस्या हल कर सकते हैं। तो हम उसको क्या कर सकते हैं? उसमें हम पानी और ज़्यादा बढ़ा देंगे। पानी जब हम ज़्यादा बढ़ा देंगे वो नमक भी उसमें घुल जाएगा। फिर अभी क्या करें? कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहले की सहायता करने का प्रयास करें। मतलब वो कह रहे हैं उसे क्या करना होगा? अब जल की पहले से अधिक मात्रा चाहिए होगी। तब इन्होंने एक क्रियाकलाप बताया है। क्या क्रियाकलाप बताया है? बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें और नमक ना घुल जाए। मतलब कह रहे हैं कि हमें तब तक जल मिलाना है जब तक नमक जो है उसमें घुल ना जाए। इस प्रकार हमें नमक का जल संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। जब पूरा घुल जाएगा तो वो हमारा विलयन कौन सा कहलाएगा? जब नमक पूरा घुल जाएगा पानी में तो वो कहलाएगा संतृप्त विलयन। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। मतलब क्या कह रहे हैं कि अब जो विलयन है हमारा उसमें क्या करना है? हमें कम मात्रा में नमक मिलाना है। ठीक है, क्या करना है? कम मात्रा में नमक मिलाना है और फिर उसे गर्म करना है। तो हम क्या पाते हैं? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? मतलब जो तली में नमक बैठा हुआ था जो घुला नहीं था, ठीक है, उसका क्या हुआ? क्या अब वह घुल गया है? यदि हाँ, तो इस विलयन को गर्म करने पर इसमें अधिक नमक घोला जा सकता है। अगर वह घुल गया है नमक, ठीक है, तली में बैठा हुआ नमक घुल गया है तो इसका मतलब क्या है? हम उसमें और नमक है जो वो घोल सकते हैं। फिर कह रहे हैं इस गर्म विलयन को ठंडा होने दिया जाएगा। फिर क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई दे रहा है? अब हम इसको ठंडा होने के लिए करते हैं क्या? हमको दिखता है कि वो जो नमक है वो फिर से जब तली में बैठ रहा है। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। मतलब अगर पानी गर्म है, ठीक है, अगर यह नमक मिला के पानी में डाल करके हम उसको गर्म करते हैं तो नमक जो है वो हम ज़्यादा घोल सकते हैं। ठीक है, पानी में, गर्म पानी में ज़्यादा नमक घोल सकते हैं। और क्या जल में विभिन्न अविलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? ये पता करें। तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये अब बता रहे हैं आपको।
क्रियाकलाप 10 में क्या है, 2 गिलास इन्होंने पानी लिया है, प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। ठीक है, 2 गिलास लिए, उनमें आधा आधा कप जो है पानी भरा और 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाया। 1 गिलास में क्या किया इन्होंने, 1 चम्मच नमक मिलाया। ठीक है, 1 चम्मच नमक मिलाया। फिर आगे क्या किया, फिर कह रहे हैं तब तक बिड़ोलित कीजिए जब तक वह घुल ना जाए। मतलब उसको हमें तब तक हिलाते रहना है, मिलाते रहना है जब तक वह पूरा घुल नहीं जाता है। 1-1 चम्मच जो होता है नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालिए। मतलब हमें विलयन संतृप्त विलयन बनाना है, मतलब तब तक नमक डालना है जब तक हमारा पूरा नमक उसमें घुल जाए। फिर नमक के चम्मचों की संख्या जो घोली गई है सारणी में लिखनी है। मतलब हमने जितने चम्मच नमक डाले हैं वो हमको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जल में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा मतलब चम्मचों की संख्या। अगर 2 चम्मच आपने नमक डाला है तो 2 चम्मच लिखिए। इस तरीके से आपको ये लिखना है। फिर ये अब यहाँ पे कह रहे हैं इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराए। मतलब इसी क्रियाकलाप को आपको चीनी से करना है। आपको इसको जल में विलेय पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं आप चीनी ही डालें, आप कुछ और भी डाल सकते हैं जो पानी में घुल जाता है। तो ये कह रहे हैं कि सारणी से आपको क्या जानकारी प्राप्त होती है। क्या आपने पाया कि जल भिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घुलता है। हाँ, तो ऐसी बात है कि यानी कोई चीज़ जल में पूरी तरीके से घुल, जैसे नमक है 2 चम्मच घुला तो हो सकता है चीनी है 4 चम्मच घुल जाए। इनके कहने का मतलब ये है। फिर यहाँ पे ये कहते हैं कि हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है। मतलब इसमें जो पृथक्करण की जो विधियाँ बताई गई जैसे वाष्पन, निस्तापन, ठीक है, अवसादन, निस्यंदन, ठीक है, ये जो विधियाँ हैं ये हमारी पृथक्करण की जो प्रयोगशाला होती हैं, विज्ञान की जो प्रयोगशाला होती हैं उसमें बताई जाती हैं। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में पदार्थ ना घुल सके तो उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से क्या बनता है, विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ ना घुल सके तो वो क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। और जिसमें पदार्थ घुल नहीं रहा है वो विलयन कौन सा कहलाता है, जिसमें पदार्थ पड़ा हुआ है वो हमारा असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से ये हमने इसमें कौन कौन से शब्द सीखे हैं, इसमें हमने कौन से शब्द सीखे। पहला है मंथन। मंथन क्या होता है, मंथन वो होता है किसी के अंदर, जैसे हम दूध में वो मलाई से उसको मथते हैं, उसमें मक्खन निकालते हैं, तो वो क्रिया जो होती है घुमाने की पकड़ के मंथन कहलाती है। माखन निकालने की जो क्रिया होती है मंथन कहलाती है। संघनन क्या होता है, संघनन वो होता है जब हमारा वाष्प से पानी में बदलता है, हमारा जो वाष्प होती है वापस पानी में बदलती है, वो क्रिया हमारी संघनन कहलाती है। निस्तारण क्या होता है, निस्तारण वो होता है जब क्या कहते हैं हम जैसे कि हमने बालू पानी में मिलाई, बालू पानी में मिलाने के बाद बालू नीचे बैठ गई, या फिर हमने गिलास को धीरे से हिलाया, बिल्कुल पानी मतलब नीचे के जो बालू है वो ना हिले, हमने उसमें से पानी अलग कर लिया दूसरी गिलास में, तो वो निस्तारण कहलाई। वाष्पन क्या होता है, हमने पानी को उबाला, धीरे धीरे उस वो जो पानी है भाप बनने लगा, वही भाप बनने की क्रिया जो होती है वो वाष्पन कहलाती है। निस्यंदन क्या होता है, छानना, ठीक है, जैसे हम चाय छानते हैं छन्नी से, वो हमारी निस्यंदन होती है। हस्तचयन क्या होता है, हस्तचयन वो होता है जब हम दाल वगैरह में, चावल वगैरह में जो कूड़ा वगैरह बीनते हैं, पत्थर वगैरह बीनते हैं, वो हमारी हस्तचयन होती है। संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें हम किसी विलयन में किसी विलय पदार्थ की वो मात्रा जो घुल सके, वो हमारा संतृप्त विलयन हो जाती है। जैसे कि हमने 1 गिलास में 2 चम्मच नमक घोला, ठीक है, तो वो और 2 चम्मच से अगर हम ज़्यादा घोलते हैं तो वो घुलता नहीं है, लेकिन 2 चम्मच घुल जाता है, तो 2 चम्मच घुले पानी को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। अवसादन क्या होता है, अवसादन भी निस्तारण की तरह ही होता है। फिर हमारा चालन क्या होता है, चालन वो होता है जैसे कि बालू में बड़े बड़े कंकड़ वगैरह होते हैं, उनको अलग करने के लिए और क्या करते हैं हम, चालन करते हैं, उसे चलनी से अलग करते हैं। विलयन क्या होता है, वो हमारा जो हमने किसी में कुछ भी मिलाया,
ठीक है। किसी एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ जब मिलाते हैं तो उसको हम विलयन कहते हैं। जैसे जल में कोई और पदार्थ मिला देना तो हमारा विलयन बन जाता है। थ्रेशिंग क्या होती है? थ्रेशिंग वो होती है जैसे कि जैसे कि गेहूँ हमने काटे, हमारे गेहूँ की फसल पक गई, गेहूँ की हमने काट के उसकी गड्डी बना के रखी, उसको हमने डंडी से पीट कर उसके गेहूँ जो हैं उसके बीज जो हैं वो अलग किए, वो हमारी थ्रेशिंग कहलाती है। और निष्पावन क्या होता है? निष्पावन वो होता है जब हम क्या करते हैं, तो निष्पावन हमारा क्या होता है, जैसे कि हमने जब थ्रेशिंग की, ठीक है, थ्रेशिंग करने के बाद हमको बीज भी मिले, उसका भूसा भी मिला। अब हमको बीज और भूसा को जब अलग करना है तो क्या करेंगे, हम एक ऊंची जगह पे खड़े हो जाएंगे और ऊंची जगह पे खड़े होने के बाद हम क्या करेंगे, हवा जिस रुख में बह रही है उसी के साइड में हम खड़े हो जाएंगे और हम धीरे धीरे तिरछा करके अपने पास बर्तन से वो जो हमारे पास अलग करना है गेहूँ और भूसा, उसको गिराएंगे तो भूसा है जो दूर गिरेगा और गेहूँ जो है भारी चीज़ है वो हमारे पास में गिरेगी। वही हमारा निष्पावन है। और अवसादन क्या होता है? अवसादन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अवसादन जो होता है उसमें क्या होता है कि जैसे हमने गिलास में जब बालू मिलाई थी तो हमने उसको 1 घंटे के लिए रखा था ताकि उसके अंदर नीचे जो तली में बालू बैठ जाए, तो इस प्रक्रिया को हम अवसादन कहते हैं। इस तरीके से आपका जो पढ़ाने वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। और आगे आपका जो अगला चैप्टर है उसमें क्या करना है कि हम आपकी एक्सरसाइज कराएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और जाने से पहले आपको एक बात बता देते हैं कि भाई अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यूट्यूब पर हिंदी में इतना अच्छा आपको ट्यूटर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारी गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, यही आपकी गुरु दक्षिणा है, जिसमें आपसे किसी तरह का कोई पैसा नहीं पड़ेगा। और हमारे चैनल पे जो ऑफ़र चल रहा है वो तो आपको अच्छे से पता ही होगा। हमारे चैनल पे ऑफ़र क्या चल रहा है कि आप एक दिन में कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करेंगे तो आपको जब जिसके जितने ज़्यादा शेयर होंगे 1 महीने के बाद 5 अगस्त को आपका रिज़ल्ट घोषित होगा इसके लिए बम्पर ऑफ़र का। और टॉप 10 लोगों को जिसने सबसे ज़्यादा शेयर किया होगा उनको ये गिफ्ट प्राइज़ मिलेंगे। तो और आपको बता दें, हमारा जो आप चैनल पे जाते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको हमारे 3 और चैनल मिलेंगे। हमारे इन चैनल्स को आपको सब्सक्राइब करना है और चैनल पे जब आप जाएंगे तो इन चैनल को मिलेंगे और प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट के चैप्टर मिल जाएंगे। और इन चैनल्स में क्या है, जैसे कि हमारा पहला जो चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, इसमें क्या है आपको ये ज्वेलरी बनाना सिखाया जाएगा घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से। दूसरा चैनल बच्चों का चैनल है जोजस किड्स मस्ती, और तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, जिसमें आप घर की बेकार चीज़ें सुंदर सुंदर डेकोरेशन वाली चीज़ें बना सकते हैं। इस तरीके से आप हमारे तीनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा जो चैनल है मेन चैनल है जोजस किड्स को तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है। तो भाई वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको गिफ्ट मिले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।